आइए देखते हैं जो बिहार टेक्स्ट बुक के 6 क्लास का हिस्ट्री का जो बुक चल रहा था उसी कड़ी में यह अगला अध्याय है। हमने क्लास 6 का हिस्ट्री का बुक प्रारंभ किया है। ठीक है, इसमें हमने 1 से लेके 8 तक के अध्याय का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख सकते हैं। उसी कड़ी में यह अगला अध्याय अब हम 9 शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा है कि सबसे पहले मनुष्य क्या कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पशुपालन कर रहे हैं। ठीक है, अपनी पशुओं को क्या कर रहे हैं, चराने के लिए जंगल में एक जगह से दूसरे जगह घूम रहे हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप में हम लोगों ने देखा कि अब क्या हो गया है, मनुष्य खेती बाड़ी में लग गया है। क्या कर रहा है? खेती बाड़ी। जब खेती बाड़ी करेगा तो किसी भी फसल को पकने में मिनिमम 3 से 4 महीने लगता है। ठीक है, तो 3 से 4 महीने इस खेत के आसपास अब लोग क्या कर रहे हैं, रहने लगे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, इस खेत के आसपास 3-4 मंथ रुकने लगे। जब आसपास 3-4 मंथ रुकने लगे तो एक दूसरे की आवश्यकताओं को जाने और एक दूसरे का सहयोग भी करने लगे। इससे क्या होता है, एक गांव का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस गांव के लोग कुछ अपने सिस्टमेटिक रहन सहन में परिवर्तन लाते हैं तो ये गांव क्या होता है, आगे चल के शहर का निर्माण होता है। ठीक है, क्या हो गया, लोग पहले जंगलों में गुफा में रह रहे हैं तो वहाँ पशुपालन कर रहे हैं, पशुओं को लेकर जंगल में एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने खेती बाड़ी शुरू की। इस खेत की देखभाल करने के लिए खेत के बगल में ही 3-4 मंथ रहने लगे। ऐसा करने से एक गांव का निर्माण होता है। उसी गांव में थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है तो शहर का निर्माण होता है। वहीं शहर आगे चल के नए राज्य बनते हैं। फिर राज्य के बाद एक बड़ा साम्राज्य बनता है। तो अध्याय 9 में हमको पढ़ना है कि प्रथम साम्राज्य जो भारत देश में पहला साम्राज्य बना वो कैसा था, कैसे था और किस तरह उसका विकास हुआ। ठीक है, सुरेश अपनी माँ के साथ गणतंत्र दिवस की परेड देखने पटना के गांधी मैदान में आया। कुछ ही देर में निर्धारित समय पर विभिन्न झांकियों के सुंदर दृश्य सामने से गुजरने लगा। ऐसा ही एक झांकी थी जिस पर लिखा था मगध साम्राज्य का महान सम्राट अशोक। ठीक है, झांकी निकल रही है, उसमें लिखा हुआ है, एक झांकी में क्या लिखा हुआ है कि मगध साम्राज्य का महान राजा कौन हुआ? अशोक। किस वंश का? मगध पे मौर्य वंश आता है। ठीक है, तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके पुत्र का नाम था बिंदुसार। ठीक है, इसका पुत्र होता है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र कौन होता है? अशोक। ठीक है, ये तीनों शासक किस वंश के हैं? मौर्य वंश के हैं। कहाँ पे शासन कर रहे हैं? तो मगध पर कर रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अध्याय 7 में आप लोगों ने 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा। ठीक है, कालांतर में कुल 16 बड़े महाजनपद हुए। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं अंगुत्तर निकाय, तो उसमें उसके अध्ययन से पता चलता है कि कालांतर में कुल कितने जनपद हुए? तो 16 महाजनपद हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। धीरे धीरे मगध साम्राज्य के अधीन होते जा रहे थे। मगध का राज्य दूसरे राज्यों को सैन्य विजय या एवं वैवाहिक संबंध द्वारा अपने में मिलाकर बड़ा होता जा रहा था। 273 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का और अशोक का पिता। ठीक है, अशोक मगध साम्राज्य का सम्राट बना। इसके साम्राज्य की राजधानी आज पटना कहा जाता है, वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का होता है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र होता है अशोक। अशोक की राजधानी कहाँ है? पाटलिपुत्र, जिसे आज क्या कहा जाता है? पटना कहा जाता है। जब राज्य बहुत बड़ा हो जाता है तब उसे साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, पहले गांव, गांव से शहर, शहर से राज्य, राज्य से क्या हो गया? साम्राज्य। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करता था उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य। कब किए थे? 2300 वर्ष पहले किए थे। ठीक है, उसके बाद इसका पुत्र होता है बिंदुसार और बिंदुसार के बाद आते हैं महान राजा अशोक बनते हैं। इसके साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे। मानचित्र 1 में इन नगरों को काले बिंदुओं में दिखाया गया है। तक्षशिला उत्तर पश्चिम मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था
उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। उज्जैन कहाँ पड़ता था? जैसे ही इंसान उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जाता था तो रास्ते में उज्जैन पड़ता था, मध्य प्रदेश में। नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्र में बसने वाले लोगों को खान पान, पोशाक आदि भी भिन्न थी। ठीक है, ये जो मैप है देख लीजिए, ये जो दिखाया हुआ है किसके समय का, इस दिखा रहा है कि ये सारे जो महाजनपद थे यहीं पे विकसित हुए हैं। देखिए ये हो गया, ये एरिया अभी पाकिस्तान में पड़ता है, उस समय भी मौर्य वंश इधर था। और यहाँ से लेके ये हो गया पूरा एरिया क्या हो गया, यहाँ से एक विंध्यन रेंज पर्वत है, ऊपर का एरिया हो जाता है उत्तर भारत और नीचे का हो जाता है एरिया दक्षिण भारत। ठीक है, इस पे महाजनपदों का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो देखिए दक्षिण भारत में कहाँ तक, यहाँ तक जनपदों का निर्माण हुआ है, ब्रह्मगिरी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का मूल क्षेत्र नंद साम्राज्य का क्षेत्र था, जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अधिकार किया था। इसमें उत्तर और मगध भारत का मुख्य भाग शामिल था। ठीक है, कहाँ का, उत्तर और मध्य भारत। स्वयं चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर में गांधार एवं कश्मीर के क्षेत्र में, पश्चिम और सौराष्ट्र एवं दक्षिण में कर्नाटक तक विजय अभियान किया था। दक्षिण में हो जाता है कर्नाटक तक और पश्चिम में हो जाता है, अगर ये हो जाए कर्नाटक तक और इधर हो जाता है गुजरात तक। ठीक है, गुजरात तक, सौराष्ट्र दिया हुआ है ना। ठीक है, इस विशाल साम्राज्य में अशोक ने कलिंग का क्षेत्र समाहित किया, लेकिन उसके बाद उसने युद्ध का परित्याग कर कल्याणकारी उपायों में शासन चलाने के लिए निर्णय हो गया। अशोक के जीवन की सबसे बड़ी घटना है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में अशोक देखता है, उसमें क्या करता है, राजा बनने के लिए अपने सगे संबंधी सभी भाइयों को मार देता है और मौत के घाट उतार देता है। जब वो राजा बनता है तो देखता है कि उसके आसपास कोई अपने हैं नहीं, तो उसे लगता है कि इतना बड़ा साम्राज्य जीत कर हम करें भी तो करें क्या, जिसमें अपनों को ही खोना पड़ा। इस घटना से, इस युद्ध के बाद दुखी होकर अशोक ने कसम खाई कि हम हथियार नहीं उठाएंगे। ठीक है, साम्राज्य का प्रशासन। बच्चों अभी आपने देखा कि अशोक एक विशाल साम्राज्य का सम्राट था। इतने बड़े राज्य पर अकेले शासन करना आसान नहीं था। इस विशाल साम्राज्य के प्रशासन के विषय में भी समझना आवश्यक है। प्रशासनिक कार्य में राजा की सहमति के लिए अनेक उच्च पदाधिकारी और मंत्री रहते थे। पुरोहित धार्मिक कार्यों में राजा का सहयोग करते हैं। आता है क्वेश्चन कि मौर्य वंश में उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखें, क्या कहा जाता था, अमात्य कहा जाता था। राज्य के खजाने की देखरेख कोषाध्यक्ष करते थे। समाहर्ता अथवा राजस्व संग्रहकर्ता का काम क्या था इनका, कर इकट्ठा करना, जिससे राजस्व की प्राप्ति होती थी। आय का मुख्य स्रोत जमीन से मिलने वाली कर था। यह कुल उत्पाद का 1/16 भाग या 1/4 भाग होता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों की क्रियाकलापों पर नजर रखते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इनमें 4 प्रांत मगध, तक्षशिला, उज्जैन एवं स्वर्णगिरी प्रमुख थे। अशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से शासन करता था। इन नगर और उसके आसपास के इलाकों की देखभाल राजकुमार करते थे। प्रांतों को जिलों में विभाजित किया गया था। याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश था, जहाँ पे अशोक अभी शासन कर रहा है, शासन करने के लिए उसने क्या किया था, छोटे छोटे जिलों में उसे बांट दिया था। आगे इस पे क्वेश्चन मिलेगा कि क्या जिला में बटा था यानी प्रांत में, तो प्रांतों को क्या किया गया था, जिलों में बांटा गया था। इन जिलों की देखभाल स्थानिकों एवं गांवों की देखभाल गांव के मुखिया, जिन्हें ग्रामीण कहा जाता था, के द्वारा की जाती थी। प्रत्येक गांव में अधिकारियों का एक दल होता था जो गांव के लोगों तथा पशुओं का लेखा जोखा रखता था और करों की वसूली करके बड़े अधिकारियों तक पहुंचाता था। नगर का प्रशासन परिषद और उसकी 6 समितियां देखती थी, जिनके अधीन अलग अलग विभाग होते थे। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में साम्राज्य का सबसे बड़ा न्यायिक सम्राट होता था। नगरों तथा गांवों में अलग अलग न्यायालय थे। बहुत सारे मामले पंचायतों द्वारा देखे जाते थे।
नीचे के न्यायालयों के निर्णय के लिए न्यायालयों में अपील करने का नियम था। सम्राट चाहता था कि न्यायाधीश जहाँ तक संभव हो अपने फैसले और दंड देने में उदारता बरतें। जैसे कि आज भी है सिविल कोर्ट, उसके बाद हम लोग जाते हैं हाई कोर्ट और उसके बाद जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? तो भारत की राजधानी दिल्ली में। और हाई कोर्ट कहाँ होता है? राज्य की राजधानी, जैसे बिहार का कहाँ हो जाएगा? पटना में। और सिविल कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, आज भी यह नियम प्रणाली है। यह नियम प्रणाली अशोक के समय में भी होता था, ताकि लोगों को अच्छे से क्या मिल सके? न्याय मिल सके। ठीक है, जिनको यहाँ न्याय नहीं मिलता है वो यहाँ अपील करते हैं, जो यहाँ न्याय नहीं मिलता है वो यहाँ अपील करते हैं। यानी सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। ये व्यवस्था अशोक के समय भी चलती थी, भले उनका नाम उस समय कुछ और था। अशोक ने अपने शासन को अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रजा हित के लिए अनेक कार्य किए। उसने मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए, जहां गरीबों की निःशुल्क चिकित्सा प्रदान की जाती थी और उन्हें औषधियाँ भी उपलब्ध कराई जाती थी। उसने सड़क के किनारे पेड़ लगवाए ताकि मनुष्य एवं पशुओं को छाया मिल सके। इसके साथ ही जगह जगह पर कुएं भी खुदवाए गए, जहां यात्रियों के सुख सुविधा के लिए उचित प्रबंध प्रशासन की तरह किया जाता था। जैसा कि आज भी हमारे किसके द्वारा, आज भी जो शासन व्यवस्था है, यानी उस समय जो राजा का था और आज जो हमारे देश में शासन व्यवस्था है, बिल्कुल मिलती जुलती है। आज भी देश में क्या किया जाता है? बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने हुए हैं। उस समय भी क्या राजा द्वारा अस्पताल बनाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें पशुओं और मनुष्यों की क्या हो रही है? निःशुल्क सेवा, निःशुल्क जांच की जा रही है या दवा दी जा रही है। ये परंपरा जो अभी चल रही है, ये अशोक के ज़माने में भी चलती थी। आगे देखते हैं, अशोक के शासन व्यवस्था द्वारा किए गए प्रजा हितों के कार्यों की तुलना आज की शासन व्यवस्था से करें तो आज की शासन व्यवस्था और अशोक के समय की शासन व्यवस्था क्या थी? बहुत हद तक मिलती जुलती है। भारत में आज जहां उड़ीसा राज्य है, वहां सम्राट अशोक के समय कलिंग नाम का राज्य था। ठीक है, कलिंग कहाँ पड़ता है? ध्यान रखें, कलिंग पड़ रहा है कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है, अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की, घमासान युद्ध हुआ, कलिंग के लोग हार गए। युद्ध में हजारों सैनिक और नागरिक मारे गए, अनेक स्त्री बच्चे बेसहारा हुए। युद्ध जीतकर भी अशोक का मन दुख से भर गया। उसने सोचा युद्ध में लोगों को दुख पहुंचता है, इसलिए वह युद्ध छोड़कर अब लोगों की भलाई का काम करेगा। उसने अपने विचारों को संदेश के रूप में चट्टानों पर खुदवाएं। ठीक है, क्योंकि उस समय पेज और क्या है, डायरी रजिस्टर नहीं है, तो उसने अपने उपदेश कहाँ लिखवाना शुरू किया? चट्टानों पर खुदवाया। अशोक को लगा कि युद्ध से किसी का भला होने वाला नहीं है। युद्ध में क्या होता है? रक्तचाप हो रहा है, लोगों की मृत्यु हो रही है, माँ के पुत्र मर जा रहे हैं, बहन के भाई चले जा रहे हैं, तो कितनी पत्नी औरतें क्या हो रही हैं? विधवा हो जा रही हैं। इन सब से दुखी होकर अशोक ने क्या किया? अब युद्ध करना बंद कर दिया। आइए देखते हैं सम्राट अशोक के शिलालेख एवं उसके एक अंग। जो शिलालेख माने सील माने क्या होता है? पत्थर। पत्थर पर जो लेख लिखवाया गया उसको क्या कहा जाता है? शिलालेख। पत्थर की चट्टानों पर अंकित अशोक के अभिलेखों की संख्या सबसे अधिक है। अपने राज्य के रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम से 2 मील पूर्व चंदन पीर नामक पहाड़ी पर अशोक के शिलालेख आज भी दर्शनीय हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों में खुदवाया कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध को जीता। ठीक है, जैसे ही अशोक राजा बनता है उसके 8 साल बाद क्या करता है? कलिंग युद्ध को जीतता है। इससे मुझे बहुत दुख हुआ। यह क्यों? जब एक आजाद जनपद हराया जाता है, वहाँ लाखों लोग मारे जाते हैं और बनकर अपने जनपद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। क्या किया जाता है? लाखों लोग मर जा रहे हैं और उनको बंदी बनाकर उन्हीं के जनपद से निकाल दिया जाता है। वहाँ रहने वाले ब्राह्मण भिक्षु भी क्या होते हैं? मारे जाते हैं। ऐसे किसान जो अपने बंधु मित्र दास और मजदूरों से नम्रतापूर्ण बर्ताव करते हैं, वे भी युद्ध में मारे जाते हैं और वे अपने प्रियजनों से बिछड़ जाते हैं। क्योंकि जबकि युद्ध में क्या क्या होता है? दास मजदूर का कोई रोल नहीं होता है, फिर भी क्या होते हैं? ये मारे जाते हैं और अपने सगे संबंधी मित्र को क्या करते हैं? खो देते हैं। ये सब वजह था कि अशोक को क्या हुआ? दुख और काफ़ी पीड़ा हुई। इस तरह हर तरह के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे मैं दुखी होता हूँ। इस युद्ध के बाद मैंने मन लगाकर धर्म का पालन किया और दूसरे को यही सिखाया। मैं मानता हूँ कि धर्म व्यवहार से जितना युद्ध से जीतने से बेहतर है।
मैं इन बातों को खुदवा रहा हूँ ताकि मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध करने की बात ना सोचें। अशोक का धर्म, ठीक है। अशोक बौद्ध धर्म में अशोक ने जिस धर्म को अपनाया या प्रचार प्रसार किया उसको क्या कहा जाता है? धम्म कहा जाता है। अशोक ने जिस धम्म का रूप संसार के सामने रखा उसमें कई अच्छी बातें नहीं थी। अशोक अपने धम्म के माध्यम से उन आदर्शों में विश्वास रखता था जो मनुष्य को शांतिपूर्ण और सदाचारी बना सकते हैं। अशोक के धम्म में ना तो कोई देवी देवता थे और ना ही उसमें कोई व्रत उपवास यज्ञ करने की बात कही गई थी। वह महात्मा बुद्ध के उपदेशों से काफी प्रभावित था। धर्म एक धर्म था, लेकिन इस धर्म में ऐसा नहीं था कि इस देवी देवता को पूजा कीजिए, उपवास कीजिए, फास्टिंग कीजिए, मंदिर जाइए, ऐसा उसके धर्म में कुछ नहीं कहा गया है। अशोक के साम्राज्य में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते थे। अशोक सोचने लगा था कि सारे धर्म के लोग आपस में मिलकर रहें। उसके धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत यह था कि बड़ों का आदर किया जाना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। बड़ों का भी अपने छोटों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अशोक के धर्म में अहिंसा और दान का भी बड़ा महत्व है। अपने इस धर्म के संदेशों को उसने शिलाओं यानी पत्थरों और स्तंभों पर क्या किया? खुदवाए। आइए अशोक के कुछ संदेशों का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, भाब्रू अभिलेख से अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धम्म तथा संघ में विश्वास करने के संबंध में जानकारी मिलता है। अशोक के बारे में यह जानकारी कहाँ से मिलता है कि वह धम्म का प्रचार कर रहा है और बौद्ध धर्म को अपना लिया है? किस अभिलेख से? तो हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। किस अभिलेख से? भाब्रू अभिलेख से। ठीक है, ये देखिए जो शिल्प उसका जो उपदेश है पढ़िए। यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। पहले राजा की रसोई में सैकड़ों जानवर रोज मांस के लिए मारे जाते थे। अब सिर्फ 3 जानवरों मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 हिरन। ये 3 जानवर भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। जब राजा के दरबार में खाना बनता था तो बहुत सारे जानवरों को मार के बनाया जाता था, लेकिन अब अशोक कह रहा है कि नहीं, अब किसी भी जानवर को नहीं मारा जाएगा। सिर्फ अभी 3 जानवर को मारा जा रहा है, भविष्य में इनको भी नहीं मारा जाएगा। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते थे। जब बीमार पड़ते हैं, जब लड़के लड़कियों की शादी होती है, जब बच्चे पैदा होते हैं, जब यात्रा पर निकलते हैं आदि। महिलाएं खासकर बहुत से ऐसे बेमतलब के संस्कार करती हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों का करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलते हैं। ठीक है, वे क्या हैं? वे हैं गुलामों और मजदूरों से नम्रता से व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं से संयम से व्यवहार करना, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान देना। बता रहा है अशोक कि जब पुत्र का जन्म हो रहा है तभी संस्कार हो रहा है। ठीक है, आदमी पूजा पाठ जो कर रहा है उस सब संस्कार से कोई खास फायदा नहीं है, पर असली फायदा क्या है कि आप गुलामों और मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, जीव जंतुओं के साथ संयम व्यवहार रखें, उन्हें मारे या कष्ट या पीड़ा ना पहुंचाएं। अगर ब्राह्मण और भिक्षु आपके द्वार पर आते हैं उन्हें कुछ ना कुछ भेंट देना चाहिए। अपने धर्म के प्रचार में संयम से बोलना चाहिए। अपने धर्म के गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहना या दूसरे धर्म की बुराई करना दोनों गलत है। अशोक कहता है कि अपने धर्म के बारे में संयम से बोलना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे धर्म की निंदा करते हैं तो ये भी आपके धर्म के अगेंस्ट हैं, क्योंकि जो लोग धर्म के प्रचारक होते हैं किसी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाते हैं। ठीक है, हर तरह से हर वक्त दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। अगर कोई अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो असल में वो अपने धर्म का ही नुकसान पहुंचाता है। इसलिए एक दूसरे के धर्म की मुख्य बातों को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। अशोक के इन 3 संदेशों से आप किससे ज़्यादा प्रभावित हुए और किस वर्ग में मित्रों से चर्चा करें? अशोक ने अपने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि इन संदेशों को उन लोगों को भी पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ लिख नहीं सकते हैं। वर्तमान महाजनपद, आगे देखते हैं, वर्तमान जहानाबाद जिले के, ठीक है, यहाँ देखिए कौन सी पहाड़ी है, वर्तमान जहानाबाद में कौन सी पहाड़ी पड़ती है? तो वहाँ पड़ती है, एक मिनट देखते हैं, बराबर पहाड़ी। क्या पड़ती है? बराबर पहाड़ी के तीनों गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख कैसे हैं?
अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं। इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय, ठीक है, आजीवक संप्रदाय के साधुओं एवं आवास के लिए गुफा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है। आगे देखते हैं। उसकी राजज्ञाएं यानी संदेश विभिन्न लिपियों में लिखी गई है। अधिकांश राजज्ञाएं ब्राह्मणी लिपि में। अशोक की ज्यादातर आज्ञाएं किस भाषा में है? तो ब्राह्मणी लिपि में है। उस समय भारत के अधिकांश भूभाग में इसी लिपि का प्रचलन था। कोई भी राजा अपना उपदेश अधिकांशतः उसी भाषा में या उसी लिपि में देता है जिस भाषा या जिस लिपि को समझने वाले लोगों की संख्या क्या हो? अधिक हो। ठीक है, इसलिए अशोक क्या कर रहा है? ब्राह्मी लिपि में अपने उपदेश को पत्थरों पे खुदवा रहा है। 1873 में, नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप, ठीक ना, नामक क्या है ये? अंग्रेज विद्वान था जो सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। ब्राह्मी लिपि के कुछ अक्षरों में अपनी पहचान के अक्षरों को ढूंढिए। आगे देखते हैं। अशोक ने अपने संदेशों को दूसरे देशों में भी पहुंचाया। अशोक क्या करता है? अपने उपदेश को दूसरे देशों में भी पहुंचाया। उसके अधिकारी मिस्र, यूनान, बर्मा आदि देश में गए। अशोक ने अपने पुत्र, इसका नाम, पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा, जिसको क्या करता है? श्रीलंका भेजता है। किस लिए? धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, नाम याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अशोक की राजाज्ञाएं, ठीक है, राजा के द्वारा जो आज्ञा दी जाती है उसे राजाज्ञाएं कहते हैं। चट्टानों के साथ साथ बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर भी खोदी गई। स्तंभों पर की गई पॉलिश आज भी शीशे की तरह चमकती है। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष पर हाथी, सांड या सिंह की प्रतिमा बनाई गई थी। सारनाथ के स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह बनाए गए थे, जिसको क्या किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र होता है तो इससे बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, ये है फिगर, देख लीजिए, 4 सिंह वाला अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? ये अशोक के ही स्तंभ है। ठीक है, 4 सिर, 3 सिर का मुंह दिखता है और 1 सिर का मुंह पीछे की तरफ होता है, यानी कुल टोटल कितने हैं? 4। बनावट को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में एक गोलाकार शीर्ष फलक पर एक पीछे बैठे 4 सिंह की आकृति, जैसा कि चित्र में ऊपर दिखाया गया है, जिसके मध्य में एक 24 तीलियों से युक्त चक्र यानी पहिया है। इसके शीर्ष पर एक हाथी है। जो हमारे नेशनल फ्लैग माने झंडे पे जो चक्र मिलता है वो भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, एक दौड़ते घोड़े, एक सांड, एक सिंह, ऊंची उभार युक्त आकृति अलंकृत है, जो मध्यवर्ती चक्र द्वारा विभाजित है। चिन्ह के नीचे और सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते ये भारत का राष्ट्रीय स्लोगन भी है। बिहार के ही चंपारण जिले में रधिया ग्राम के निकट अरेराज नामक स्थान पर लौरिया अरेराज स्तंभ क्या है? दर्शनीय है। अशोक चक्र को तिरंगा के अलावा आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं? इसके बारे में क्या करें? अपने मित्रों से, सहपाठियों से चर्चा करें। अशोक के शासनकाल की कुछ क्या है? अन्य कलाकृतियाँ देखिए। ये अशोक के समय की क्या है? कलाकृतियाँ। एक महिला की तस्वीर है, यह अशोक स्तंभ है। बिहार के रामपुरवा में, ठीक है, बिहार के रामपुरवा में मिले अशोक का स्तंभ हिस्सा इसी से अभी इसे राष्ट्रपति भवन में क्या किया गया है? रखा गया है। इस प्रकार आप लोगों ने सम्राट अशोक के साम्राज्य के विस्तार, शासन व्यवस्था, न्याय प्रणाली और उसके धर्म में निहित तथ्यों को जाना और क्या किया? समझा। अपने कई राज्यों के बारे में पढ़ा होगा। क्या अशोक आपको इन सब से अलग दिखाई पड़ता है या दिखाई देता है? इसके बारे में क्या करें? अपने मित्रों से, सहपाठियों से, अपने शिक्षकों से क्या करें? इसके बारे में चर्चा करें। इस प्रकार अध्याय समाप्त होता है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आइए इसको देखते हैं। जो चीज़ हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे आधारित क्या है? ये क्वेश्चन है। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो मगध का था। इसकी राजधानी आज जो पटना है वहीं पे राजधानी है। उस समय उसको क्या कहा जाता? पाटलिपुत्र कहा जाता था। ठीक है, जो गंगा, गंडक और सोन तीनों नदियों के संगम पर क्या है? स्थित है। कौन कौन सी नदी? गंगा, गंडक और सोन। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया? तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों से अशोक क्या था? काफी अधिक प्रभावित था।
जब इसने कलिंग युद्ध किया, अपने राजा बनने के 8 वर्ष बाद क्या करता है, कलिंग युद्ध करता है। और कलिंग युद्ध में इतना रक्तपात होता है कि इसको देख के इसका हृदय क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। उसे लगता है कि युद्ध में वैसे व्यक्ति भी मारे जाते हैं जो युद्ध में भाग तक नहीं लेते हैं, निर्दोष होते हैं, सगे संबंधी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। इससे अशोक कहता है कि अब हम अपने जीवन में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, क्या करेंगे, अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं करेंगे। और धर्म का क्या करता है, प्रचार करता है। अपने पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र, और पुत्री का नाम संघमित्रा, दोनों को कहाँ भेजा है, श्रीलंका, ताकि धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। अशोक के साम्राज्य में प्रशासन का उच्च अधिकारी किसको कहा जाता था, हमने पढ़ा अमात्य को। किसको, अमात्य को क्या कहा जाता था, बड़ा अधिकारी जो होता था उसे अमात्य कहा जाता था। किस युद्ध को जीतने के बाद अशोक का मन दुख से भर गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध में क्या होता है, इसको जीतने के बाद भी अशोक खुश ना होकर बहुत अधिक दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि युद्ध से किसी का भला होने वाला नहीं है। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा है, तो अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ता है, 1837 में। 1837 ईस्वी में इसको पढ़ने में क्या मिलती है, सफलता मिलती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित सही वाक्यों के आगे सही एवं गलत वाक्यों के आगे गलत लगाओ। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए जाने का मार्ग है, बिल्कुल सही मार्ग था। सम्राट अशोक ने अपने संदेश पुस्तकों में लिखवाए, बिल्कुल नहीं, पत्थरों पर लिखवाया है। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था, गलत। कलिंग कहाँ पड़ रहा है, उड़ीसा में। अशोक के धम्म में पूजा पाठ करना अनिवार्य था, बिल्कुल अनिवार्य नहीं था। आप अपने इच्छा अनुसार पूजा पाठ करिए, जिस धर्म को मानना है मानिए, प्रचार प्रसार करिए, लेकिन उसके लिए उसको बाध्य नहीं किया गया था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा, बिल्कुल सही। अशोक के प्रशासन में प्रांतों को, छोटे छोटे प्रांतों को क्या किया गया था, जिला में बांटा गया था, बिल्कुल सही है। सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी, तो अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र कहाँ थी, पाटलिपुत्र, जिसको आज क्या कहा जाता है, पटना। ठीक है, ये कहाँ स्थित था, तो गंगा, गंडक और सोन के संगम पर। आज कलिंग भारत के किस राज्य में है, ये पड़ जाता है उड़ीसा। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। अशोक के धम्म में निहित अच्छी बातों को लिखिए। अशोक के धम्म में क्या था कि धर्म ऐसा होना चाहिए जिसको मानना आसान हो। ऐसा नहीं था कि रोज पूजा पाठ करिए, मंदिर जाइए, इसमें क्या था, अपने से बड़ों का आदर करें। ठीक है, अगर ब्राह्मण आते हैं या मजदूर आते हैं उसको क्या करें, दान दें। ये सब बातें कहाँ है, अशोक के धम्म में नहीं थे। राजस्व संग्रहकर्ता के क्या कार्य थे, ये घूम घूम के लोगों से क्या करते थे, कर कलेक्ट करते थे, यानी टैक्स लेते थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है, अशोक के सारनाथ स्तंभ से। कहाँ से लिया गया है, अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है वहीं से राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है, तो अशोक के ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में है, क्योंकि उस समय ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाले लोगों की संख्या क्या थी, अधिक थी। अशोक ने अपने विचार प्राकृत भाषा में क्यों लिखे, क्योंकि प्राकृत भाषा को लोग जानने वालों की संख्या क्या थी, सर्वाधिक थी। अशोक के प्रशासन की कौन कौन सी बातें आज के प्रशासन से मिलती जुलती है। पहला तो ये हो जाएगा कि अशोक के समय में जो न्याय प्रणाली थी आज भी वो न्याय प्रणाली है। पहले सिविल और उसके बाद क्या बोलते हैं, सबसे पहले हो जाता है सिविल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही अशोक के समय में थी, पहले छोटी न्यायालय, फिर मध्य न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय। न्याय के बाद दूसरा, जैसे आज भी अस्पताल की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, अशोक के द्वारा भी की जाती थी, जहाँ निःशुल्क क्या होता था, दवा और ट्रीटमेंट चलता था। तो बहुत सारी शासन व्यवस्था जो है आज के शासन व्यवस्था से बहुत मिलती जुलती है। अशोक अपने से पहले आने वाले राजाओं की से किन बातों से अलग लगते हैं, क्योंकि अब अशोक को क्या होता है, कलिंग युद्ध के बाद अस्त्र शस्त्र त्याग दिया है। अब ये क्या किया है, युद्ध बंद कर दिया है। अब लोगों के कल्याण, ठीक है, और भलाई के बारे में बात कर रहा है, धर्म का प्रचार कर रहा है, अहिंसा को अपना लिया है। ठीक है, इस प्रकार यह अध्याय भी हमारा समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलते हैं अध्याय 9 के साथ। ठीक है,
जैसे ही इतिहास की ये बुक ख़त्म होगी हम वैसे ही इसके क्या करेंगे, जियोग्राफी का वीडियो लाना शुरू करेंगे। हमारा टारगेट है कि पहले 6 फिर 7 फिर 8 ऐसे करते करते सारे टेक्स्ट बुक को ख़त्म करना है, ताकि आने वाले बिहार दरोगा या टीचर के एग्ज़ाम में हम इसका बेनिफिट उठा सकें। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।